मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको आपके छोटे अनुज आशीष का सादर अभिवादन। आप इस कहानी को सुनने इस चैनल पर आए हैं तो यह मुझे स्पष्ट हो गया है कि आप हिंदी साहित्य के अच्छे जानकार और उस महान साहित्य के प्रति अपनी अपार श्रद्धा रखते हैं। और श्रद्धा हो भी क्यों न, समूचे विश्व में हिंदी साहित्य का स्थान उस सूर्य के समान है जिससे प्रकाश लेकर समूचा साहित्य गगन प्रकाशमान हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, उसी साहित्य विधा की सबसे रोचक प्रस्तुति होती है कहानी विधा, जो आपके छोटे भाई के द्वारा आप तक इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। श्रोताओं, मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं हिंदी साहित्यकारों की उन समस्त अमर कृतियों को समूचे विश्व के सामने प्रस्तुत करूंगा और हिंदी साहित्य को समूचे विश्व के पटल पर पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, इसके साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी श्रोता भी मेरा इस पुनीत कार्य में अवश्य योगदान देंगे और सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तथा संपूर्ण प्रस्तुति को सुनकर मुझे जरूर मार्गदर्शन देंगे। इसी पूर्ण विश्वास के साथ आपका छोटा अनुज तैयार है साहित्य का दर्पण समूचे जगत को दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की कहानी। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी सौत। जी हाँ, सौत। तो लीजिए शुरू करते हैं अब कहानी। जब रजिया के 2-4 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरी शादी की धुन सवार हो गई। आए दिन वह रजिया से झगड़ता और मारपीट करता। अंततः उसने दूसरी शादी कर ही ली। उसकी नई पत्नी का नाम दासी था। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कृसंसी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मरमर कर बनाया है, उसे सहज ही नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बुद्धू नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी उस घर में राज करे। उसे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, अजी सुनते हो, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लेकर आया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी कहाँ से लाए। चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम में आ जाती। रामू बोला, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँगा। तू बोलने वाली कौन होती है? तुझे ओढ़ने पहनने का इतना ही शौक है तो काम कर। भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए। रात खुलते ही उठकर काम धंधे में लग जाती थी। अब उसकी डाह में पहर तक पड़ी रहती है तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया गुस्से से बोली, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों तक छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला। अब मैं कोई काम धंधा नहीं करने वाली। यह सुनकर रामू बोला, तो ठीक है, लेकिन मैं जैसा रखूँगा
तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। रजिया बोली, तो मेरी भी सुन लो। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू चिढ़कर बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, होकर मेरा गला छोड़। रजिया बोली, ठीक है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझूंगी कि मैं विधवा हो गई। रामू दिल से इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, लेकिन दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू उदास मन से बोला, रजिया तेरी चुनरी के पीछे यह सारा महाभारत रचाए हुए है। कहती है अलग रहूंगी, मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा हो वह कर। दासी बोली, यह सब उसके नखरे है। वह समझती है कि हम उसके हाथ पांव जोड़े, उसकी मिन्नतें करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो उसका मिजाज और 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू गंभीर स्वर में बोला, दासी तुम नहीं जानती वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो कहती है उसे करके दिखाती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह अब पहले की सी सुंदरी नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न था। उसने इतना भी न कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न रहने दूंगा। तुझसे मेरा विवाह हुआ है, हंसी मजाक नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो रामू की परवाह वह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष ऐसे ही होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। उसके लड़के जीते होते तो मजाल था कि दूसरा विवाह करते और यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। इसी सोच विचार में रजिया ने सारी रात काटी। अगले दिन प्रातःकाल वह घर छोड़कर दूसरे गांव चली गई। वह अपने साथ कुछ नहीं ले गई। जो साड़ी उसके बदन पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखाना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों की नज़रों में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति उठा कर ले गई। उसने रामू को पुचकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे घर का कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले जा रही। यह सुनकर रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे यह आशा न थी कि रजिया यूँ चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर का सामान ढोकर जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासी बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने दासी के मुंह लगना अच्छा नहीं समझा। उसने रामू से कहा, सुन रहे हो अपनी चहीती की बातें? फिर भी तुम्हारा मुंह खुल नहीं सकता।
मैं जा रही हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी अधिक दिन तक इस घर में राज नहीं कर सकेगी। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। यह कहकर रजिया वहाँ से चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से कुछ ही दूरी पर था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। इसलिए रजिया को वहाँ मजदूरी मिलने में कोई बाधा नहीं आई। जो एक लेकर दो काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करना बड़ा कठिन था। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुझसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब अपराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, वह उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो पति भी तुम ही हो, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव को समझते हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधे झुकाकर उस पर जुआ रखवाते हैं और कैसी जी तोड़ मेहनत करते हैं। यह वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है। रजिया अब इस गांव की चौधराइन बन गई थी। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन जब रजिया काम से घर लौटी तो एक आदमी ने उनसे कहा, चौधराइन, तुमने नहीं सुना, रामू बहुत बीमार है। सुना 10 लंघन हो गए हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसी तबीयत है रामू? तो वह रोते हुए बोला, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है कि दवा दारू कर सकूं। दासिया का एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने जाए। रजिया बोली, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यह कहकर वह अंदर चली गई, लेकिन अंदर उसका मन न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद इस व्यक्ति से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति तब तक वहाँ से जा चुका था। रजिया ने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया निराश होकर द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दिया था, अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की दीनावस्था अब ईर्षा के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। वह यह सोच रही थी कि तभी पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने वहां आई और पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला है कि कोई अपने बैरी को भी नहीं निकालता। यह सुनकर रजिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे बेचारे तो कुछ बोलते ही नहीं। दासिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, यो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरत के बस में नहीं हो जाता? दासिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। यह सुनकर पड़ोसिन ने मुंह फेर लिया और वहाँ से बिना आग लिए ही चली गई। उसके जाते ही रजिया ने कलसा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी।
लेकिन उसकी आंखें उसी रास्ते के ओर लगी थी जो मलसी रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ आई ना। लेकिन रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े ही नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर से कौन बुलाएगा? दासियों को क्या गरज पड़ी है कि वह मुझे अपने घर बुलाए? जवान है, उसे 100 ग्राहक मिल जाएंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। कोई, हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। लेकिन उस समय से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे भी होंगे। राहगीर चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, तुम्हें रामू महतो ने भेजा है ना? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर लगेगी। मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना। कह देना रजिया ने दिए है और कोई काम हो तो बुला भेजे। राहगीर रामू को क्या जाने, वह तो किसी दूसरे गांव था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर चलता बना। बटोही के जाते ही रजिया ने बैलों को पानी पिला दिया, लेकिन मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिराहने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने थोड़ी भी जा रही हूँ। उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। यह सोच विचार कर उसने रामू को देखने का निश्चय कर लिया और सुबह होते ही रामू के गांव की ओर चल पड़ी। इधर रामू को अब मालूम हो गया कि अब वह नहीं बचेगा। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती में उपज कम होने लगी और जो भी होती थी वह ऊट पटांग खर्च कर देती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता में, शोक में रामू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। शुरू में कुछ परवाह न थी। परवाह करके ही क्या करता? घर में पैसे थे। आतातियों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और भी मजबूत कर दी। आज 10-12 दिन से उसका खाना पीना छूट गया था। मौत का इंतजार में पड़ा वह कराह रहा था। रजिया को याद करके बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई? लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊँ तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊँ किस मुँह से? एक बार वह आ जाती और उससे अपना अपराध क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी खुशी मर जाता। रामू दासी को कोस ही रहा था कि तभी रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे तो आज ही खबर मिली। रामू ने सजल नेत्रों से रजिया को देखा, लेकिन कुछ कह न पाया। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, परंतु हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर पर पड़ी थी। रजिया रो रही थी। दासी चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ियाँ तो चाहिए ही। कफन के बगैर लाश कैसे उठेगी? डर रही थी कि आज गहनों पर आफत आई। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई भी ढेले का विश्वास करने वाला नहीं। मेरे पास कुछ गहने हैं। चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए। आगे भगवान ही मालिक है। यह सुनकर चौधरी का बेटा बोला, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती?
तभी रजिया आंखें पोंछते हुए बाहर निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या बात है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह ही करते रहोगे? जोखू बोला, हाँ उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रजिया बोली, रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्चे हो गए होंगे। इस बेचारी को तो उन्होंने बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। ये लो 50 रुपये और जल्दी से दाह संस्कार की तैयारी करो। यह देखकर दासिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया है तो मैं तो हूँ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। इसी घर में हम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। तुम अपने गहने अपने पास रखो और हाँ, जिससे तुमने रुपये लिए हो मुझे बता देना। मैं झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती। बच्चा इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मुझे दूध नहीं आता। जो गाय तुम छोड़ गई थी वह मर गई। दूध नहीं मिलता इसलिए यह कमज़ोर हो गया है। रजिया बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही गाय ला दूंगी, सारी गृहस्थी उठा लूंगी। वहाँ क्या रखा है? कुछ देर बाद लाश धूमधाम से उठी। रजिया उसके साथ गई, दाह कर्म किया और ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दी गई। उसके बाद रजिया दूसरे गांव से अपना सारा सामान, बैल गाय लेकर दासी के साथ रहने लगी। अब दोनों मिलकर काम करती। दासी को अब वह सौत नहीं, बेटी समझती थी। उसका लड़का भीखू भी स्कूल जाने लगा था। उन्हें एक साथ रहते हुए 7 वर्ष बीत गए थे। दासिया के बेटे की सगाई की बातचीत भी पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता था। दासिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करेगी? मेरे गहने तो है ही। रजिया बोली, नहीं बहन, इसके लिए तो मैं नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊँ तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सोहनी करके बोली, आज भीकू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया बोली, वे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दूना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना भीकू का बाप नहीं है। विवाह के दिन दसिया को रोता देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम रोती क्यों हो? अभी तो मैं जिंदा हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी बनाकर दे देना, बस मुझे क्या करना है। दसिया उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। बोली, जीजी तुम मेरी माता हो। आज तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, भगवान की दया पर की। कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। यह सुनकर रजिया मुस्कुराकर रो दी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।